औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं सरफराज अहमद मेव साइकोलॉजी के एक और टॉपिक हिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अपना लेक्चर शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो ये चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको साइकोलॉजी के मुख्तलिफ टॉपिक्स पे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप उनसे मुस्तफ़ीद होते रहें। अगर इन्हीं टॉपिक्स को आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए मेरी बुक है एरियाज़ ऑफ साइकोलॉजी, उसके अलावा इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। आदम पब्लिशर्स उर्दू बाज़ार लाहौर वालों ने उनको पब्लिश किया है। मेरे नाम से सरफराज अहमद मेव के नाम से आप वो बुक कहीं से भी ले सकते हैं और साइकोलॉजी के बारे में बड़ा प्रिसाइज और इजी लैंग्वेज के अंदर आप डिटेल नोट्स जो हैं या डिटेल उसके बारे में जो है वो नॉलेज हासिल कर सकते हैं। तो आइए हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। जब हम हिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें इसके स्टार्ट्स की तरफ जाना पड़ेगा। तो इसका जो स्टार्ट है वो 1900 से शुरू होता है, यानी तकरीबन 1900 की जो अरसा है, जो पीरियड है, उसमें साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी की डेवलपमेंट हुई और इसने बहुत ज़्यादा जो है वो डेवलपमेंट की, बहुत तेज़ी के साथ डेवलपमेंट की ऑर्गेनाइजेशनल साइड के ऊपर। ऑर्गेनाइजेशनल साइड से जो ज़्यादा इसकी डेवलपमेंट थी वो इंडस्ट्रियल साइड पर ज़्यादा हुई। तो हम जब इसके काम की तरफ देखते हैं तो जो अर्ली पार्ट है इसका 20th सेंचुरी में, उसके जो पायनियर्स की में आते हैं ह्यूगो मॉन्सबर्ग, जिनका बहुत बड़ा नाम है इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी की रिसर्च के हवाले से और इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी की थियरीज़ के हवाले से। इसके अलावा वॉल्टर डेल स्कॉट और वॉल्टर बिंघम जो है, इन लोगों का नाम इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी के जो है वो पायनियर्स में आता है। ज़्यादातर जो काम था उस वक्त वो सिर्फ एक स्किल एक्विजिशन के ऊपर था और एक पर्सनल सिलेक्शंस के ऊपर था, यानी उनको काम सिखाना और सिलेक्शन करना अफराद की, ये ज़्यादा था, यानी हुनर सिखाना और अफराद की जो है वो सिलेक्शन करना। बहुत कम काम जो था वो ऑर्गेनाइजेशनल साइड में था, ज़्यादातर जैसे मैंने पहले बात की इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी की तरफ ज़्यादा था। उन दौर में फ्रेडरिक का नाम है, विंसलो टेलर का नाम है, इन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स जो है वो मुतारिफ करवाए और इसके अलावा मैक्स वेबर का नाम जो है वो अर्ली पायनियर्स के अंदर आता है। जी, उसके बाद 1920s जो है वो बिगनिंग्स यहाँ से अर्ली वर्क जो टेलर का, वेपर का, जिसके बारे में हमने बात की, उनके अलावा जो वॉस्ट मेजॉरिटी थी उनका इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी के ऊपर 20th सेंचुरी में ज़्यादा फोकस हुआ और इनके ऊपर जो है उन्होंने इंडस्ट्रियल टॉपिक्स जो है वो डिस्क्राइब किए। अब यहाँ से इवेंट चेंज हुआ और यहाँ से ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी की जो है वो बिगनिंग होती है और उसमें सबसे पहली जो ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी की बिगनिंग का आगाज़ है वो हॉथरॉन स्टडीज से होता है। हॉथरॉन स्टडी जो है वो कोलैबोरेटिव एक एफर्ट थी वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी और एक रिसर्चर्स का ग्रुप था उसके दरमियान, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से जिनका ताल्लुक था, और ये जो स्टडी थी 1927 से 1932 के दरमियान हुई। इसका मकसद क्या था? इसका मकसद था कि जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं उनका इम्पैक्ट होता है ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर, उनको इन्वेस्टिगेट करना, उनको स्टडी करना, जैसे कि इल्यूमिनेशन होता है, जैसे कि वेज इंसेंटिव्स होते हैं, रेस्ट पॉसेस होते हैं, यानी वहाँ का माहौल, वहाँ की रोशनी, वहाँ का दर्जा हरारत, वो सारी चीज़ें, जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ का टेम्परेचर है, वहाँ में जो लाइट की इंटेंसिटी लेवल है, वो सारा, और उसके अलावा जो वेजेस उनको मिलते हैं, जो पैसे मिलते हैं, और आराम के वक्फे कितने, इनके ऊपर जो है इन फैक्टर्स का, जो ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स थे, इनका असर
जो है वो उसको इन्वेस्टिगेट किया गया, जिसे हॉथरॉन स्टडीज़ कहा जाता है। ये बहुत मशहूर है इन द हिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी के अंदर। फिर 1930s का दौर आता है। 1930s के जो है यहाँ पर यूनियन ग्रोथ हुई है, और एक और अहम जो इवेंट था वो था कि जो प्रूव करना इन द फील्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, यानी उसकी जो डेवलपमेंट थी that would prove to be very significant for the development of the field of organizational psychology। यानी इसमें जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी की जो डेवलपमेंट थी वो ज़्यादा 1930s में ज़्यादा, जो पिछले हमने जैसे पढ़ा के 1920s में वो स्टार्ट होती है। इसमें जो कर्ट लीवन था उसने जो एक नाजी जर्मनी, और अल्टीमेटली उसने एक टुक अ पोस्ट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ लोवा, चाइल्ड वेलफेयर रिसर्च स्टेशन, वहाँ पर उसने काम किया। अब जैसे जैसे उसके बाद उसने वो इमिग्रेशन यूनाइटेड स्टेट्स की, तो वहाँ पर लीवन जो है वो ऑलरेडी अ प्रोमिनेंट सोशल साइकोलॉजिस्ट हु हैड अ वैरायटी ऑफ रिसर्च इंटरेस्ट, जिसके बहुत सारे रिसर्च इंटरेस्ट थे, जिनमें से बहुत सारे जो है वो रेलेवेंट थे इमर्जिंग फील्ड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। वहाँ पर वो एक सोशल साइकोलॉजिस्ट के तौर पर काम कर रहा था, लेकिन उसके जो बहुत सारा जो इंटरेस्ट था, रिसर्च इंटरेस्ट था, वो ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी की तरफ था, और वहाँ से ये फील्ड जो है ज़्यादा एमर्ज होती है ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। किसकी वजह से? कर्ट लीवन जो था, जो एक जर्मनी था, बाद में वो माइग्रेट कर जाता है यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ। नाइनटीन 1940s और 1960s का जो एरा है वो वर्ल्ड वॉर 2 का एरा है, और यहाँ से एक ट्रेमेंडस इम्पैक्ट आता है ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी की ग्रोथ पर। जिसकी एग्जांपल, जब वर्ल्ड वॉर 2 जो है ये वुमेन्स के लिए बहुत ज़्यादा, इसके नतीजे में जो वुमेन्स होती उनकी ज़रूरत महसूस हुई, उनको जो है वो रिक्रूट किया गया फैक्ट्रीज़ में, जो कि मैन की वजह से वो केटट हो गई थी, और उनको जो है क्योंकि जो मेल्स थे उनको मिलिट्री सर्विसेज की तरफ भेजा गया, ज़्यादा उनको जंग में भेज दिया गया, उनकी जगह जो है वो वुमेन्स ने ले ली इंडस्ट्रीज़ में। तो यहाँ से ये एक चेंज आती है। वर्ल्ड वॉर 2 था, उसने एक इम्प्यूटस जो था वो फॉर मेजर स्टडीज़ ऑफ मोरल एंड लीडरशिप स्टाइल्स। यहाँ पर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो है एक जो दौर आता है वो ज़्यादातर जो स्टडीज़ आती हैं वो मोरल्स पे और लीडरशिप स्टाइल्स पे आती हैं, यानी अखलाकियात और लीडरशिप स्टाइल्स के उन पे स्टडीज़ होती हैं। एक और अहम इवेंट ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी की डेवलपमेंट में जो यहाँ पर होता है वो एक पब्लिकेशन होती है मॉरिस वाइटल्स बुक जो थी मोटिवेशन एंड मोरल इन इंडस्ट्री, ये 1953 में। ये भी एक बहुत जो है ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी के अंदर जो है एक डेवलपमेंट होती है, मोर इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट। और अब इसी टाइम के दौरान जो हेल्सबर्ग थे उसने एक स्टडी कंडक्ट की थी जॉब डिज़ाइन एंड जॉब इनरिचमेंट के ऊपर, और मेजर रिसर्च प्रोग्राम जो है वो इन्वेस्टिगेटिंग के थे, लीडरशिप और जॉब सेटिस्फेक्शन जो है वो वहाँ पर कंडक्ट हुए इस दौरान। उससे अगला जो पीरियड, एक अगला दौर आता है 1960 से 1970s का दौर आता है। इसमें जो ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी थी वो इक्वली जो है पार्टनर थी इंडस्ट्रियल साइड्स के साथ इन द फील्ड ऑफ टर्म्स ऑफ रिसर्च टॉपिक्स के हवाले से, यानी रिसर्च टॉपिक जो स्टडीज़ हो रहे थे उनके हवाले से और एक्टिविटीज़ के हवाले से जो कि नॉन एकेडमिक सेटिंग्स के अंदर थी। यहाँ पर एक जो ब्रॉड सोशल फैक्टर जो इम्पैक्ट हुआ है डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में वो होता है 1960 और 1970s के अंदर। यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी है वो मेच्योर हो जाती है एक फील्ड ऑफ स्टडी के तौर पर। अगली जो 1970 का दौर है वो एक नेम ऑफ डिवीज़न जो है वो 14 यानी अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की डिवीज़न 14 जो थी उसका नाम आता है, और उसको चेंज कर दिया जाता है इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी से इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी की तरफ। यानी 1970s, ये बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो एक क्वेश्चन है
कि कब इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का हिस्सा बनी, या कब इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी को चेंज करके आईओ साइकोलॉजी में कन्वर्ट किया गया, तो ये 1970 में था। और ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि आईओ साइकोलॉजी जो है वो कौन सी डिवीज़न से एपीए की उससे ताल्लुक़ है, तो वो है डिवीज़न 14। ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट ने यहाँ पर एक जो है ब्रेक करना स्टार्ट किया, एक न्यू ग्राउंड ब्रेक करना स्टार्ट किया किसके लिए, थेरीज के लिए और रिसर्च के लिए। यानी वहाँ से वो काम का आगाज़ होता है थेरीज के ऊपर और रिसर्चेस के ऊपर, किसके अंदर, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी के अंदर। उसके बाद देखें कि ये सारा सिलसिला ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी जो इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी था, उसकी रिकग्निशन होती है कि जो बिहेवियर है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर वो बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करता है, वो बहुत ज़्यादा इम्पेक्टेड है, और उसका जो है ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर उसका इम्पेक्ट ज़्यादा होता है। जो मल्टी लेवल पर्सपेक्टिव्स होते हैं उनकी जो मेजर implications होती है इन द फील्ड ऑफ गाइडिंग थ्योरी डेवलपमेंट, उसके अलावा स्टैटिस्टिकल मेथडोलॉजी के अंदर, यानी जो हमारे मल्टी लेवल पर्सपेक्टिव्स होते हैं, मुख्तलिफ लेवल्स के जो पर्सपेक्टिव्स होते हैं, जो एक वर्कर से स्टार्ट होते हैं और मैनेजर्स तक जाते हैं, सुपरवाइजर्स तक जाते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने ज़्यादा उस पर अटेंशन जो है वो देना शुरू कर दी, जिसको जो है उन्होंने बाद में नॉन ट्रेडिशनल टॉपिक्स का नाम दिया। यानी नॉन ट्रेडिशनल टॉपिक्स वो थे जिसमें उनकी ज़्यादातर अटेंशन किन की तरफ थी, जो मल्टी लेवल पर्सपेक्टिव्स थे, जिनका ज़्यादा मेजर इम्प्लीकेशंस होती इन द फील्ड ऑफ गाइडिंग थ्योरी डेवलपमेंट, वो ज़्यादा थ्योरीज को डेवलपमेंट उसकी देते हैं। जैसे कि हमारा लिटरेचर जो है वो अपेयर होना शुरू किया, वर्क फैमिलीज इश्यूज़, यानी देखें घर में अगर प्रॉब्लम होती है तो ऑब्वियसली जो वर्कर होता है उसकी परफॉर्मेंस पे भी उसके असरात होते हैं। जॉब रिलेटेड जो स्ट्रेस होती है उसका ताल्लुक हेल्थ के साथ, यानी जॉब रिलेटेड स्ट्रेस एंड हेल्थ, जो इंसान के अगर वो स्ट्रेस की हालत में है तो उसकी जॉब पे परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ता है, अगर उसको हेल्थ के इश्यूज़ हैं तो भी उसकी जॉब पे जो है वो यानी उसकी परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ता है। तो ये वो इश्यूज़ थे जो मल्टी लेवल पर्सपेक्टिव्स थे इंसान की ज़िंदगी के, जिनको यहाँ पर उनकी जो है मेजर इम्प्लीकेशंस उनका होता है। तो इनको जो है वो इनके ऊपर थ्योरी डेवलपमेंट का काम जो है वो शुरू होता है, और स्टैटिस्टिकली जो इनकी मेथडोलॉजीज वो डेवलप होती है। नंबर ऑफ ट्रेंड्स जो है आईयू साइकोलॉजी में उनका भी इम्पैक्ट होता है और वो कंटिन्यू रहेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इम्पैक्ट करती रहती हैं, तो वो आगे विद द फ्यूचर टाइम वो चलती रहेंगी, और जो जब से शुरू हुई थी अब भी चलती रही हैं। पाकिस्तान के अंदर हम देखते हैं तो हमारे भी यहाँ बहुत ज़्यादा ग्रोथ अब हो रही है, साइकोलॉजिस्ट की इमर्ज हो रहे हैं आईयू साइकोलॉजी। पाकिस्तान में अंदर भी जैसे जैसे इंडस्ट्रीज़ का फ़रोग हो रहा है, इंडस्ट्रीज़ फ़रोग पा रही है, मल्टीनेशनल कंपनीज जो यहाँ पे आ रही हैं वो काम कर रही हैं, तो उसी के साथ साथ आईयू साइकोलॉजिस्ट की वर्थ जो उसमें भी इजाफा होता जा रहा है। और बहुत सी हमारी मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ साथ जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी आईयू साइकोलॉजिस्ट को अपॉइंट कर रही हैं। इनके तमाम अगर ये कंपनीज के अंदर नहीं, हेड ऑफिस के अंदर भी आईयू साइकोलॉजिस्ट अपॉइंट किए जाते हैं। बहुत सारे हमारे जो है वो प्राइवेट सेक्टर्स में, जैसे हमारी बैंकिंग सेक्टर है, जैसी हमारी दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इसके अलावा एनजीओज जिनको हम कहते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिस्ट जो है वो काम कर रहे हैं। वहाँ पे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी काम कर रहे हैं, आईओ साइकोलॉजिस्ट भी काम कर रहे हैं, वहाँ पे सोशल साइकोलॉजिस्ट भी काम कर रहे हैं, वहाँ पे चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट भी काम कर रहे हैं, और बहुत सारी जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन जिनका ताल्लुक एजुकेशन के साथ है वहाँ पर हमारे एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो काम भी कर रहे हैं। और काफ़ी हद तक हमारे जो काउंसलर्स हैं, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट है, वो भी मुख्तलिफ जो है वो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनके अंदर काम कर रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान के अंदर भी साइकोलॉजी जो है आईओ साइकोलॉजी वो काफ़ी एमर्ज हो रही है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम वी होप सो कि इसमें ज़्यादा डेवलपमेंट आएगी। जी, तो आज का हमारा ये टॉपिक था इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी की हिस्ट्री के ऊपर। मैंने बड़े आसान अल्फाज में और इजी वे में आपको इसकी हिस्ट्री जो है वो समझाने की कोशिश की है, क्योंकि हिस्ट्री जो होता है एक कहते हैं कि
एक बोरिंग सब्जेक्ट होता है, बोर चीज़ें, बोर टॉपिक होता है, लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आपको इजी वे में, आसान और सिंपल सी जो चीज़ें हैं, आपको ज़्यादातर डेट्स का जो है वो चक्कर में ना पड़ना पड़े, और हम एरा के हवाले से, उसका उस अदवार के हवाले से हम उसको डिस्कस कर लें, ताकि आपको समझने में, पढ़ने में और उसको एलैबोरेट करने में और उसको लिखने में आसानी हो। पॉइंट्स मैंने हाईलाइट कर दिए हैं, उन पॉइंट्स को आप ज़्यादा नोट कर लें और अपने लिख लें, बार बार उनको देखें और उनको नोट करें, और उनको अपने अगर आपसे कोई कभी भी आप पब्लिक सर्विस कमीशन में एमसीक्यूज़ के हवाले से आप देखते हैं, या आप इंटरव्यूज़ के हवाले से अगर आप चाहते हैं, या कहीं पे भी किसी भी उसमें, तो आपको ताकि वो मेन जो पॉइंट्स हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से आप याद कर सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। आपके तामुन का बहुत शुक्रिया, आपके सुनने का वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आपको आसानियाँ नसीब फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह हाफिज़।